सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेरे कि आखिर हम नीट 2025 का पेपर आया कैसे था। क्या इस पेपर में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था? क्या कोई क्वेश्चन है जिनमें हमें बोनस मार्क्स मिल सकता है? और क्या इस पेपर सच में टफ था? कितने आवर्स में एक्चुअली पेपर हो पाएगा? और एक्चुअली इस पेपर का टफनेस कितना है? और ये वीडियो और एट द एंड में इस वीडियो में आपको मेरे मार्क्स बताने वाला हूँ। और आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने रेंज में आ रहे हैं, क्या है आपका रेंज। और हाँ, इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, जहाँ से जिस सोर्स से मुझे पता चला है कितने कट ऑफ जा सकते हैं। आप सभी को भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं क्लियर कट डेटा के साथ इस वीडियो के एंड में आपको कट ऑफ बता दूंगा कि शायद इतनी जा सकती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस रेंज में हैं, आपको क्या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। और हाँ, ड्रॉप लेने के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना देना चाहता हूँ, ये सब वीडियो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताइए कि पेपर सच में टफ था। जो स्टूडेंट्स उन 2 to 5 3 आवर्स में जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, वही वो समय जान सकते कि वो कितना पूरे उनके लाइफ का, पूरे उनके जर्नी का, जब भी जितना भी उन्होंने प्रिपेयर किया है, उस समय वो पेपर का टाइमिंग निकालना, क्या उसमें क्या करना, कहाँ से क्या आंसर लाना, उतने प्रेशर की सिचुएशन में, ये सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही जान सकते हैं। और एज़ यूजुअल हमें सबको पता है, पेरेंट्स को भी सबके पता होगा कि पेपर सच में टफ़ आया था, और ये 2016 से भी टफ़ पेपर था, तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो ये पेरेंट्स को अपने ज़रूर वीडियो दिखाइए, ताकि पेरेंट्स भी जान सके कि हाँ, पेपर सच में टफ़ था, ऑफ कोर्स। और पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर ना फील करवाएं, उनको मोटिवेट करें कि हाँ, मेरा बच्चा कर सकता है, करेगा, और अगर कट ऑफ नीचे गया तो उससे कॉलेज में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स मूव। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं कि पेपर टफ़ कैसे हो गया था। क्योंकि पेपर टफ़ था, हाँ ऑफ कोर्स था, लेकिन वो पेपर टफ़ कैसे था। सबसे पहली चीज़ हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में जो टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं 15 to 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए ईजी था, वो कर सकते थे, लेकिन वो कैसे क्वेश्चन थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जो था, ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने किए होंगे। जनरली उनका लैंग्वेज कैसा होता है कि अगर ये दोनों स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है, फोर्स इतना है, तो अब इतना चार्ज हो गया, तब कितना फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कर भी पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ गई थी, इन्होंने इस इजी क्वेश्चन को भी कैसे बढ़ा दिया था कि हाँ, ये स्फीयर पे इतना चार्ज है, इतना फोर्स लग रहा है, अब तीसरा स्फीयर लाकर वो जो कि न्यूट्रल है, इससे टच करवाया, फिर उससे टच करवाया, फिर अलग कर दिया। तो इस केस में हमें पहले स्फीयर से टच करवाया, तो हमें दोनों का चार्ज प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना होता है, तो हमें इसका चार्ज पता चल गया किसका कितना है। फिर इससे टच करवाया, तो फिर वापस से दोनों का चार्ज प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो दोनों में उतना ही चार्ज हाफ बटेंगे। फिर अब इनमें चार्ज निकाल कर फिर अब इनका फोर्स निकालना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन करने लायक था, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में ये क्वेश्चन भी इतने बड़े लाइन का बनाया गया है। पहले तो बच्चा इसको देखकर घबरा जाएगा, नहीं, अगर उसने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, तो वो ये इजी क्वेश्चन में गलत कर देगा। तो आप देख रहे हो इनका ये इजी क्वेश्चन भी कैसे डाल रहे हैं। वैसे भी ये इजी नहीं था, इसको इजी नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हाँ, इन्होंने ऐसा लैंग्वेज ही किया था। इस पेपर में तो मुझे सबसे इजी क्वेश्चन ये और एक यूनिट्स का क्वेश्चन था, जिसमें आंसर 13% था, वही लगा। बाकी तो कोई क्वेश्चन सारे अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जो, हाँ, जो टीचर्स बोल रहे हैं 15 to 20 क्वेश्चन, लेकिन वो सच में 15 to 20 क्वेश्चन नहीं थे। हार्डली वो 5 to 10 क्वेश्चन थे, जो बच्चों को पता है वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस तो इन्होंने अलग ही लेवल के पूछे थे। अब इनका टफनेस लेवल वहाँ पर भी आ जाता है जहाँ पर ये हमसे मैथ्स पूछने लगते हैं। एक ये क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन की पता नहीं क्या क्या, ये हम इन एंटीक वालों को लगता है ये नहीं पता कि हम बायो के बच्चे। इन्होंने हमसे सोचते हैं कि हम मैथ्स इनके सामने सॉल्व करेंगे, हमें मैथ्स देंगे, हमें कैलकुलस आता है। हमारे कौन से सब्जेक्ट में कैलकुलस होता है बच्चों? मतलब कि फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट में हमारे कैलकुलस होता ही नहीं है।
बट ये हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हार्डली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम नीट के बच्चों को जितना ज़रूरत होता है उतना हमें क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम पढ़ते हैं। कैलकुलस हमें एज अ बेसिक मैथ्स हमें सिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है और इस क्वेश्चन में ये लिमिटेड जानकारी काम नहीं आएगी। इसको करने के लिए हमें काफ़ी अच्छा कैलकुलस आना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन था जो इन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया कि हमें आना चाहिए, हम कर पाते। अब तीसरा क्वेश्चन ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ज़रूर कर सकते थे अगर एंगल हमें पता होता। बहुत बच्चों ये 22.5 डिग्री ये वैल्यू हमें किसने कहाँ पता है, इसके लिए भी स्टेप्स लगते हैं, वो स्टेप्स भी हमें पता होने चाहिए तब हम ये क्वेश्चन कर पाते, वरना ये भी क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन इन्होंने क्या कहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के कहाँ मैथ्स यूज़ किया है। हर फिज़िक्स के क्वेश्चन को इन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन बना दिया है और अब टफनेस लेवल यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुआ। अब ये जो क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें जनरली इसके लिए क्या फॉर्मूला पता होता है। जिन बच्चों ने पढ़ा है, वैसे सभी को पता होना चाहिए फॉर्मूला, हमें पढ़ाया गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम मीन्स m/l इज इक्वल्स टू q/2m। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इससे ये आंसर आ जाना चाहिए। बट इन्होंने अलग ही स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्लक्स से b इज इक्वल्स टू a करके आपको पता नहीं क्या क्या निकालना है, फिर जाके ये रिलेशन आएगा। तो ये भी क्वेश्चन कोई रिलेवेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछे नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं था पूछने का। इन्होंने पता नहीं हमसे क्या उम्मीद रखी थी कि हम कहाँ के बच्चे हैं, क्या सॉल्व करेंगे। IIT एडवांस हम कर आए हैं, JEE एडवांस हमने दिया है, 4 कराएँ, एकदम अच्छा खासा रैंक ला कर आए। अब हमने तो टाइम पास के लिए नहीं किया था, हमें तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। कौन से डॉक्टर को इतने भयानक फिज़िक्स के सवाल पूछते हो आप कि इनका कोई लॉजिक नहीं था फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछने का। अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, अभी तो और क्वेश्चन आना बाकी। इन्होंने पता नहीं कितना इररिलेवेंट पेपर बनाया था। धीरे धीरे सुनते हैं, फिर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड्स, तो आप सब बने ज़रूर रहिएगा। अब सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो हर जगह फेमस हो गया है, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें इन्होंने क्या ही कहा, क्या ही पूछा। पहले तो फ्रेंड्स में ऑप्शन देखा मैंने, तो मैंने उसको डायमेंशन से करने की कोशिश की। तो S जो सरफेस टेंशन था, मुझे लगा ये L है, और जो वहाँ पे d²y/dx² लिखा था, मैं उस समय एग्ज़ाम के प्रेशर में उसका एक्सेलरेशन समझ रहा हूँ, मैं डायमेंशन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। तो वो उससे तो मैंने फिर घर पे आके मुझे पता चला अरे नहीं, वो एक्सेलरेशन नहीं था। तो ये तो अलग ही इनका क्वेश्चन बन ही गया है। पूरा साल भर ये ताना ही खाएंगे। लास्ट ईयर भी इन्होंने ताना खाया था। ये चाहते हैं कि हम इनकी वजह इतनी पटिशन्स फाइल हो इस ईयर भी, ताकि ये हमेशा कोर्ट में ही रहे। ये कोर्ट में ही रहने लायक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिज़िक्स में तो कितने ही सारे डजन्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इतने इररिलेवेंट है कि जिनको बच्चे तो नॉर्मली बच्चे हम कर ही नहीं सकते। तो वो पूरा टाइम वेस्ट करने के लिए उन्होंने फ़िज़िक्स दिया था। उनका मोटो ये था कि हम फिज़िक्स बस टाइम पास कर रहे, जो बच्चे उसको दे वो अंदर ही अंदर डिमोटिवेट होकर पूरा का पूरा पेपर ही सत्यानाश कर आ जाए। अब ज़्यादा मैं, क्योंकि पूरा ही पेपर इररिलेवेंट था, हम धीरे धीरे आएंगे हर चीज़ों पे। क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस जो था उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम टॉपिक को नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, जो कि ये केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री पे जनरली बच्चों जनरली स्टूडेंट्स हमने ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, इसमें ये क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, ये जनरली हम क्या देखते हैं, हाँ एक आध एलिमेंट्स के लिए तो पूछते हैं, कभी कभी 2-2 एलिमेंट्स के लिए मिलाने के लिए पूछते हैं। इन्होंने तो 5-5 एलिमेंट दे दिए, और 5 एलिमेंट के निकालने नहीं, निकाल के मिलाने, किसके साथ कौन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस इनका मोटो ये था कि हमारा वो टाइम खा पाए। ये 1-1 मिनट, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन, 3 आवर्स में 180 मिनट्स, 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन करना, तो आप सबसे पहली चीज़ ये कीजिए, क्वेश्चन 1-1 मिनट के बनाइए कि हाँ वो 1-1 मिनट में हो पाए बच्चों से। और दूसरी चीज़, ये जो 2 to 5 का टाइम 3 आवर्स का 180 मिनट्स है, वो परफेक्टली 180 मिनट्स नहीं है, वो 165 मिनट्स हो जाते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि आपके अनपढ़ जो आप इन्विजिलेटर्स भेजते हैं अपने सेंटर्स पर, जो माने जाने सेंटर्स आप बोलते हैं,
दिस सेंटर हमारे सेंटर इतने, ये यहाँ खोलते हैं। बच्चे आपको फीस पे करते हैं अच्छे अच्छे सेंटर्स पे जाने के लिए कि आप ये वहाँ पर जाने के बाद उनको अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले। अच्छी फैसिलिटीज़ का ये मतलब नहीं कि आप एसी बच्चों के लिए चालू कर दें, बच्चों को नाश्ता वाश्ता कराएं, ये सब। आप ढंग के इन्विजिलेटर्स भेजिए, आप जो बच्चे से फ़ीस लेते हैं। इन्विजिलेटर्स को कम से कम ये तो पता होना चाहिए बच्चों को कब पेपर देना है, कब उनसे साइन करवानी है, कब वो बच्चों का 2 to 5 का जो पेपर का टाइमिंग है, वो पेपर बच्चों का ही टाइमिंग है। उस बीच आप आवाज़ भी नहीं कर सकते, वो बच्चों का प्रीशियस टाइमिंग है। ऐसा भी नहीं है एनटीए कि आप हर 2-3 महीनों पे पेपर लेते हैं कि बच्चों का उस टाइम चला जाएगा, तो वो बच्चों का टाइम मायने नहीं रखता तो इसीलिए आप ज़रा जितनी फ़ीस लेते हैं उस हिसाब से थोड़ा इन्विजिलेटर्स को भेजिए, सिखाइए, पढ़ाइए, पढ़ाकर इन्विजिलेटर्स को भेजिए। अनपढ़ इन्विजिलेटर्स मत भेजिए आप हमारे सेंटर्स पर या फिर किसी के भी सेंटर पर। थोड़ा ठीक सेंटर्स दीजिए बच्चों को। कुछ भी आप इन्विजिलेटर भेज देंगे, उन्हें कुछ भी पता नहीं होगा। और आप कैमरा चेक कर सकते हैं मेरे सेंटर का, जहाँ पे कितने बजे आप पेपर खुला है आप खुद देख सकते हैं। सिर्फ मेरे सेंटर की नहीं, सारे स्टूडेंट्स के सेंटर की बात है। तो आप प्लीज़ ढंग का मैनेजमेंट रखिए। जो इतना लेते हैं फ़ीस बच्चों से, आपको ढंग का मैनेजमेंट भी करना नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए पेपर बनाना, मत बनाइए। IMPMT AIPMT इससे अच्छा पेपर बनाती थी आपसे, कम से कम इतना इररिलेवेंट क्वेश्चंस तो नहीं पूछती थी। खैर अब हम फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक कि इन्होंने कैसा किस लेवल का पेपर क्यों इतना टफ हो गया था, इसमें ज़्यादा नहीं घुसते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम सीधा सेकंड टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक ये है कि क्या पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था? तो इसका आंसर है हाँ, था। और वो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन फिज़िक्स का है, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन से, जो कि सिलेबस में ना डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और ये मैंने सिलेबस इनका देखा, जो कि इनके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो इस पे बच्चों को बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। आप लास्ट ईयर आप जो सिलेबस रिलीज़ करते हैं, आपके लिए वो सिलेबस कम पड़ जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि नहीं इतनी ये सिलेबस कम पड़ जा रहा है, हमने जो डिलीट किया है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, उससे भी हमें पूछना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ा तो लाज करो, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले जो सिलेबस में कम से कम उससे पूछो। बाहर सिलेबस के कुछ भी पूछते हो, डैम्प्ड ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है तो आप उससे क्वेश्चन क्यों बना सकते हो? क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते हो। और आपको ये है कि आप क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर रहे हो। सिलेबस तो दो, कम से कम आइडिया तो दो बच्चों को। अगर आप आइडिया थोड़ा सा भी दे देना बच्चों को, बच्चे आपको दिखाते हैं वापस से 720 लाकर इस पेपर में। ऐसे ही पेपर में आप आइडिया नहीं दोगे, पीठ पीछे कर दोगे कुछ भी, तो बच्चे तो ऐसे ही लटक ही जाएंगे ना। आपका तो यही लास्ट ईयर से यही हाल है। 2024 में भी आपने कुछ भी कर दिया, 2025 में भी आपने कुछ भी कर दिया, 2026 में ना जाने आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस। और एक क्वेश्चन बायो में भी था जिसमें उन्होंने फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में पूछा था। फ्रेटर्नल ट्विंस हमारे सिलेबस में नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेटर्नल ट्विंस ये हमें पढ़ाया भी नहीं जाता, तो ये भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो एलिमिनेशन से आ सकता था। तो इसका बोनस मुझे नहीं पता वो देंगे कि अपनी तरफ से नहीं देंगे। और तीसरा क्वेश्चन बायो में ही था आउट ऑफ सिलेबस, वो IVF टेक्नोलॉजी के बारे में। उनके स्टेप्स ये कहाँ कौन से सिलेबस में है, कहाँ आपने दिया, क्या सिलेबस दिया है, ज़रा सिलेबस खोल के खुद ही देख लिया कीजिए पेपर बनाने से पहले। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, ठीक ठाक क्वेश्चन बनाइए। सो अब फ्रेंड्स हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड टॉपिक पे। क्या हमें किसी क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलने का चांस है? तो यस है। तो बोनस मार्क्स मिलने का क्राइटेरिया है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। दो चीज़ है, अगर क्वेश्चन ही गलत है तो आपको बोनस मार्क्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलता है, चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। और गलत क्वेश्चन तो नीट 2025 में शायद नहीं है कोई, अब तक जितना एनालिसिस आया है। लेकिन जो सेकंड चीज़ है कि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है किसी क्वेश्चन में, तो उसका बोनस मार्क्स उसी को मिल सकता है जिसने उन जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ किया होगा, तो वो बोनस मार्क्स उसी को मिलता है। और बाकी कौन कौन से क्वेश्चन बोनस में जा सकते हैं, तो सबसे पहला ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बोनस में जा सकता है, जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही अगर कंडक्टिविटी देखी जाएगी तो दोनों में आयन सेम बन रहे हैं, तो कंडक्टिविटी तो सेम आनी चाहिए। दूसरा ये बायो का क्वेश्चन, जिसमें
पेडिग्री एनालिसिस है जिसमें 1/2 और 1/4 दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। 1/4 अगर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव को लेकर बात करेंगे और 1/2 जब हम ऑटोसोमल को लेकर बात करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। तो इन दोनों में आपको बोनस मार्क्स मिलने का चांस है अगर आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ किया होगा। और भी क्वेश्चन है जिसमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए मेरे तरफ से, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बायो का क्वेश्चन है जिसमें मैंने जहाँ भी की चेक की है वहाँ पर इन्होंने एड्रेनल कॉर्टिकॉल हार्मोन्स को इंक्लूड नहीं किया है इन कार्डिक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट के रिस्पेक्ट में, कि वो कार्डिक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट को कुछ भी अफेक्ट करते हैं कि नहीं। बट ये एनसीईआरटी में 9 लिखा है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स को नहीं, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स कॉर्टिसोल का रोल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ये इनकी समरी में भी लिखी है, ये इनके टेक्स्ट में भी लिखा है आगे जो ये पॉइंट्स होते हैं। तो इस हिसाब मेरे हिसाब से एड्रेनल, क्योंकि यहाँ पर ओनली ऑल ऐसा कर कुछ भी वर्ड्स नहीं लिखा है, तो हमें इनको एनटी वालों को इस पर भी देना चाहिए बोनस कि एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स भी अफेक्ट करते हैं हार्ट की एक्टिविटीज़ को। बट पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसका प्रूफ मैं एनसीईआरटी का आपको दे देता हूँ, ये यहीं पर है, ये इस पेज पे आप देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पे ये लिखा है। और ये था हमारा थर्ड टॉपिक कि बोनस किन किन क्वेश्चन पे मिल सकते हैं, इन पे मिलना चाहिए। और हाँ, एक वो क्वेश्चन जो था डैम पॉपुलेशन वाला जो कि आउट ऑफ सिलेबस था पूरी तरीके से, उस पर भी इनको बोनस मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है जिन पे बच्चे, जब आपने सिलेबस में ही नहीं दिया तो बच्चे पढ़कर क्यों जाएंगे। तो वो क्वेश्चन पे भी सबको ही बोनस मिलना चाहिए एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे पढ़कर नहीं गए तो जवाब किस तरह से देंगे। और हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाया, अभी लगाया था मैंने अपनी वीडियो में, वो कट ऑफ थी एज़ पर आकाश इंस्टीट्यूट के हिसाब से कट ऑफ ऐसे जाए, मतलब कि यही होगी। एलन का भी कुछ ऐसा ही है, पीडब्ल्यू का भी कुछ ऐसा ही है, बाकी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी यही कहना है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। तो डोंट टेक टेंशन, वाई यू टेकिंग टेंशन। अब तो मैं भी काफ़ी चिल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चल गया है कि कट ऑफ नीचे ही जाने वाली है। और कुछ भी हो जाए, हार्डली कोई बच्चा होगा जिसके आ रहे होंगे 700 भी, बाकी तो नहीं, कट ऑफ नीचे ही जाएगी डेफिनेटली। और इस बार शायद कॉलेज 400 वाले को भी मिल जाए, तो डोंट लूज़ होप। और हाँ, रही बात ड्रॉप लेने की, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि ड्रॉप अभी इसके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अगर आपको अभी 400 भी आ रहे होंगे, 350 भी मान लीजिए आ रहे होंगे, आपको जो भी कॉलेज चाहिए होगा, 450 आ रहे होंगे, 500 आ रहे होंगे, अगर आपने ये अपना टाइम निकाल दिया रिज़ल्ट और ये जो बीच का वैकेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगे कभी, यही ये टाइम है, इसके बाद आपको लाइफ में कभी रेस्ट ही नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक बार आप MBBS में एंटर कर गए तो आपको पूरा लाइफ स्टडी करना है, पूरे लाइफ आपको पेशेंट्स का ध्यान रखना है। ये बहुत ही हिम्मत वाला जॉब है, जिसमें डॉक्टर्स को 48 आवर्स तक ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। तो ये जो टाइम है, आप इस टाइम को अपना जितना अच्छा यूटिलाइज़ करना है, आप जो करना है आपको वो कीजिए, अभी कुछ टेंशन मत लीजिए। और मुझे तो यही लग रहा है आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, और मत लीजिए अभी, इसके बारे में मत सोचिए। जब रिज़ल्ट आएगा तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तभी पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं। और होप बना कर रखिए, ज़रूर कॉलेज मिलेगा आपको, आपका फेवरेट कॉलेज होप सो मिल जाए आपको। और जो भी होगा अच्छा ही होगा। कट ऑफ तो डेफिनेटली नीचे जाएगी, इसलिए अभी जितना एंजॉय हो सके उतना एंजॉय कीजिए, और बिल्कुल मार्क्स की चिंता मत कीजिए, कट ऑफ की चिंता मत कीजिए, आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। और बस अब वीडियो को यहीं एंड करते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। और हालांकि मेरे मार्क्स की बात वो अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ताकि सबको पता चले कि व्हाट वाज दिस पेपर, हाउ वाज दिस पेपर, एंड कैसे इसने स्टूडेंट्स के दिन और रात की चैन खाकर रख दी है। कुछ भी वैकेशंस मुझे लगा मैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय करूँगा पेपर देकर आने के बाद, बट एवरीथिंग वाज नॉट फेयर विथ मी, सब कुछ उल्टा हो रहा था। तो अब नॉर्मल हो जाते हैं हम सभी, जो होगा देखा जाएगा। कट ऑफ नीचे जाएगी डेफिनेटली, कॉलेज ज़रूर मिलेगा, और एट दी एंड आपको अच्छा ही कॉलेज मिलेगा। ये क्योंकि कट ऑफ ही ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे बोलने से क्या ही होगा। तो आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। ये इस टाइम में एंजॉय कीजिए, कॉलेज में जाने के बाद अब जी भर कर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। टिल देन
Stay tuned. Bye bye and be positive.